क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टेस्टेड 2021 टीजीटी साइंस के फिजिक्स सॉल्यूशन और ये सेट ए है। क्वेश्चन नंबर 93, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट, मतलब हमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन है वो बताने। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल लेकर के, और उसके जो कंक्लूजन थे वो थे मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, मतलब कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाकी जो पार्ट है, जैसे न्यूक्लियस का अगर हम साइज की बात करें तो वो होता है 10⁻⁻15, और जो साइज ऑफ एटम होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 10⁵ मीटर तक का जो डिस्टेंस है वो एम्प्टी है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। सेकंड, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैवी होता है, तो ज्यादातर जो मास होगा वो एटम का न्यूक्लियस में कंसेंट्रेटेड होगा। एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एटम। तो ये तीन मेन कंक्लूजन है। अब पढ़ते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। देखो, ऐसा रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। सेकंड, द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये बात तो भी ठीक है। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। देखो, ये भी बात नहीं बताई थी कि न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, तो ये सही है। और सेकंड और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होंगे, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 96, देखो इसको यहाँ पर कुछ अलग अलग कंडीशन दे रखी है और बताया हुआ है कि लाइट कहाँ से जाएगी। कि इस तरह से, अगर मान लीजिए मैं समझाता हूँ, मान लीजिए हमारे पास कोई मिरर है, हालांकि इसमें ये जिक्र नहीं है कि मिरर कौन सा है। अब पहले को इसमें कहा है कि रे थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, ये होता है पोल, फिर फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले मैं कुछ इसके जो रूल्स है वो बता देता हूँ। अगर कोई लाइट रे इन्फिनिटी से पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास हो जाती है फोकस से। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई लाइट रे है जो कि आ रही है फोकस से, या इस तरह से कह सकते हैं ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अलग अलग केस में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर ये तो थी पैरेलल आ रही है, फोकस से जाएगी। अगर कोई फोकस से आ रही होगी तो वो बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। इसके अलावा अगर मान लो कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है कि उसका इंसिडेंस एंगल आई है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरह से जाएगी कि उसका जो इंसिडेंस एंगल है वो इक्वल हो रिफ्लेक्शन एंगल के। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी? उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। हालांकि इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं जिसमें लिखा हो कि वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, इसलिए बोर्ड ने इसका कोई भी आंसर सही मार्क नहीं किया था, तो उसके सभी को नंबर मिल गए होंगे। फिर बाकी चीज मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए रेज जा रही है फोकस से, तो फोकस से रेज जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएंगे? इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं कह सकते हैं जो सेकंड होगा वो हो जाएगा ए, सेकंड वाला ए से मैच करेगा, क्योंकि रे अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएंगे बाद में। थर्ड, रेज फ्रॉम इन्फिनाइट डिस्टेंस। तो इन्फिनाइट डिस्टेंस मतलब अगर वो बहुत दूरी से आ रही है पैरेलल होंगी तो वो फोकस से जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो फोकस पर आकर के कन्वर्ज हो जाएंगी, यानी कि थर्ड वाला बी से मैच करेगा। रिफ्लेक्टेड रेज टू इन्फिनिटी, तो अगर रे इसमें पूछा रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इन्फिनिटी को, इसका मतलब ये होगा कि जैसे ये है इन्फिनिटी तक जाएगी तो वो फोकस से इमर्ज हो रही होगी, यानी कि फोर्थ का क्या हो जाएगा? सी। अब आप ये देखिए सेकंड का एक किस किस में है? एक तो सेकंड का है यहाँ पर है और सेकंड का है यहाँ पर है, तो इनको तो हटा देते हैं। फोर्थ का सी किस में है? इन दोनों में से इन दोनों में ही है। थर्ड का बी किस में है? इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो आंसर करेक्ट होगा 1। लेकिन आंसर सही इसलिए नहीं दिया गया बोर्ड के आंसर की में,
क्योंकि ये वाला बात नहीं लिखी है कि अगर रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। क्वेश्चन नंबर 98 है, रेडार इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम एन एनिमीज एरोप्लेन। तो मान लो यहाँ पर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और उससे जो रेडार है कुछ वेव भेजेगी, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाए। रेडार का काम होता है पता लगाना कि कोई दुश्मन के एरोप्लेन या कोई और जेट हमारे एरिया में तो नहीं आ गए। तो ये कंटिन्यूसली वेव भेजती रहती है। अगर ये वेव्स कुछ सेकंड में वापस आ जाए तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब जो टाइम इंटरवल है वेव्स का आने का, मतलब ऊपर गई और वापस आई, तो ये जो टोटल टाइम है वो हमें गिवन है 0.02 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव, क्योंकि ये रेडार जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करती है तो उनकी स्पीड वही होगी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा बिटवीन द रेडार एंड द एरोप्लेन। तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि ये x है तो ये x ऊपर गई और x नीचे आई, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा जो वेव कवर किया है वो x प्लस x होगा, मतलब 2x। और डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम के, जब एक्सीलरेशन ना हो। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ये x इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी अपॉन में 2। स्पीड कितनी है 3 इंटू 10⁸ और टाइम है 0.02 इंटू 10⁻³ और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर या 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होता है, देखो ऐसे में जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो जो लिक्विड है वो बॉइल करता है, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, material existing as a liquid at room temperature have their melting and boiling point lower than room temperature। इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई हमारे पास वाटर है, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, लगभग ऑन एन एवरेज हम इसको लेते हैं 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। अब अगर इसको हमें बॉईल करना है तो इसको हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, मटेरियल एग्जिस्टिंग एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर होता है 25, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100, तो ये तो उससे ज्यादा हुआ, जबकि यहाँ कह रहा है कि कम होगा, तो ये स्टेटमेंट है गलत। सेकंड, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस टू केल्विन स्केल सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर। देखो अगर टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया होता है तो 273 उसमें ऐड करना होगा अगर आपको केल्विन में चाहिए, तो यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट होने की बात कर रहे हैं, वो भी गलत। थर्ड, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। अगर आप कभी भी आइस को पानी में गिराओगे तो आइस हमेशा ऊपर रहेगी। इससे आप याद रख सकते हैं कि जो डेंसिटी होगी आइस की वो पानी से कम होगी, ना कि ज्यादा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये गलत है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से सीधा गैस बनना है, वेपर बनना, जैसे कैम्फर में होता है। जबकि सॉलिड से अगर आप लिक्विड बना रहे हो तो इसका मतलब यह है कि वो मेल्ट हो रहा होगा, तो यहाँ मेल्टिंग आएगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 102, वेयर इज द लोअर एंड ऑफ द लाइटनिंग कंडक्टर फिक्स इन द बिल्डिंग। तो यहाँ पर बात हो रही है अर्थिंग की। एक जो थर्ड वायर होता है आपने देखा होगा वो हमें बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक से, तो उसका एक अर्थिंग वायर होता है और अर्थिंग वायर एक रोड से कनेक्ट होगा जिसको ग्राउंड के अंदर गाड़ दिया जाएगा। तो इनसाइड द ग्राउंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 106 है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो वो इट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट कितने टाइम्स। तो बेसिकली ये पूछ रहा है मैग्निफिकेशन के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन में एफ। डी होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो 1 प्लस डी की वैल्यू रखेंगे 25
अपॉन में 2.5, तो ये आएगा 10, यहाँ पर 10 + 1 11, तो वो 11 गुना मैग्नीफाई कर देगा उसकी इमेज को अगर उसकी फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है तो। क्वेश्चन नंबर 109, अ बॉल ऑफ रेडियस r इज मेड टू ऑसिलेट इन अ बाउल ऑफ रेडियस r। हमारे पास एक कटोरा है और इस कटोरे का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। अब इस बाउल के अंदर, कटोरे के अंदर एक बॉल को ऑसिलेट करवाया जा रहा है, लेट उसका जो रेडियस हमें गिवन है वो है स्मॉल r। तो पूछा कि टाइम पीरियड कितना होगा ऑसिलेशन का। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, अगर कोई पेंडुलम है तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी है अपॉन में g, यानी कि t = 2π√L अपॉन में g। अगर यहाँ पर इसकी इफेक्टिव लेंथ देखें तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कैपिटल R के इक्वल है और ये है स्मॉल r, तो इफेक्टिव लेंथ होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिफरेंस, मतलब कि कैपिटल R माइनस R विल बी द L इफेक्टिव। सो यहाँ पर आ जाएगा 2π√R माइनस R अपॉन में g, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 113, if n1, n2 and n3 are the fundamental frequency of three segment into which a string is divided, then the original fundamental frequency कितनी होगी। तो हमारे पास मान लीजिए कंप्लीट एक स्ट्रिंग है, उसको अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, तो इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2 और इसकी लेंथ है L3। तो इनकी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। लेट जो टोटल लेंथ है इस पोर्शन की वो है L। तो देखो जो टोटल लेंथ होगी वो बराबर होगा L1 + L2 + L3 के। अगर हम एक स्ट्रिंग ले, उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू में L रूट टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ, m होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं पूरे वायर के लिए लिखूं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n = 1/2, जो मैंने टोटल लेंथ मानी है, टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ। अब इस स्ट्रिंग को हमने जब कनेक्ट किया है तो सभी पार्ट का जो टेंशन होगा वो T रहेगा, और क्योंकि सेम स्ट्रिंग है तो इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो सबका सेम रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ n1 किसके इक्वल होगा 1/2 L1 √T अपॉन में m, n2 इक्वल हो जाएगा 1/2 L2 √T अपॉन में m, n3 इक्वल होगा 1/2 L3 √T अपॉन में m। हमें पता है कि L इक्वल टू किसके, L1 + L2 + L3 के। तो अगर मैं L के लिए फॉर्मूला लिखूं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो ये कितना हो जाएगा, L = 1/2n √T अपॉन में m। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ L की वैल्यू, L = 1/2n √T अपॉन में m इक्वल टू L1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1/2n1 √T अपॉन में m प्लस 1/2n2 √T अपॉन में m, और ऐसे ही L3 कितना हो जाएगा 1/2n3 √T अपॉन में m। देखो √T अपॉन m और 1/2 तो सब में कॉमन है, तो वो तो कैंसिल आउट होकर के हमें मिलेगा 1/n = 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। तो ये होगा इक्विवेलेंट जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 119, अ रेनबो हैज अ सर्कुलर शेप बिकॉज ऑफ, अर्थ स्फेरिकल है जो कि है, रेनबो स्फेरिकल है होती है, सन भी स्फेरिकल है और हमारी आई भी स्फेरिकल है, लेकिन रेनबो स्फेरिकल या सर्कुलर शेप का क्यों होता है वो हमें बताना है। तो देखो इसका रीजन है, एक्चुअली ये होता है जो रेन ड्रॉप से उनके स्फेरिकल होने की वजह से। रीजन क्या है, मान लीजिए यहाँ से कोई सनलाइट रे आई तो इसके बाद होता है रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होगी, यानी कि एक वाइट लाइट 7 कलर में टूटेगी, फिर यहाँ पर होगा TIR, यहाँ पर क्या होता है रिफ्रैक्शन हुआ था, उसके बाद यही जो 7 कलर होंगे वापस इसी में यहाँ पर आ जाएंगे और फिर दोबारा से होगा रिफ्रैक्शन। अब ये जो बेंडिंग हो रही है यहाँ पर लगभग 42 डिग्री एंगल पर हो रही है। The reason why rainbow appears to be curved is because of angle at which the rainbow reflects the light, मतलब इसी एंगल की बात हो रही है जो कि 42 है। Usually angle at which the sunlight is reflected from the droplet is 42 degree,
So we can say that it is actually due to the spherical shape of raindrop that rainbow have a circular shape. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, raindrops are spherical, that's why rainbow are circular in shape. क्वेश्चन नंबर 122, a copper block of mass 2.5 kg, तो मान लेते हैं कॉपर है और इसका जो मास है एमसी में ले रहा हूँ 2.5 किलोग्राम है, is heated in a furnace to a room temperature of 500 degrees Celsius and then placed on a large ice block. अब इसको आइस ब्लॉक पे रखा जा रहा है. अब जब आइस है तो आइस का टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइस दैट कैन बी मेल्ट, मतलब अब जब आप इतने गर्म कॉपर को जो कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म है उसको अगर आप आइस पर रखोगे तो कुछ आइस मेल्ट हो जाएगी. तो हमें यही बताना है कि कितना जो पोर्शन है मेल्ट आइस का वो मेल्ट हो जाएगा. मतलब एक तरह से यहाँ पर देखो किलोग्राम में बताना है, तो हमें निकालना है मास ऑफ मेल्टेड आइस. यहाँ पर मेल्टिंग होगी क्यों, देखो जैसे ही कॉपर है तो कॉपर में कुछ हीट है, कॉपर क्योंकि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो इसमें कुछ हीट होगी. अब अपनी जो हीट है वो लॉस कर देगा किसको, आइस को पिघलने में, यानी कि कॉपर गर्म होने की वजह से आइस पिघलेगी. तो यहाँ पर जो कॉपर होगा वो तो हीट को लॉस करेगा और जो आइस होगी वो हीट को गेन करेगी और गेन करने की वजह से उसमें मेल्टिंग होगी. अब एक और चीज, जो कॉपर होगा, कॉपर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि वो 500 पर और 0 डिग्री पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस. जो आइस होगी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहेगी जब तक वो पिघल रही है. कांस्टेंट टेम्परेचर कितना, वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो कॉपर का जो ब्लॉक होगा उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पहले 500 था वो 0 डिग्री से टच में आया, उसके बाद टेम्परेचर चेंज आएगा. तो यहाँ पर हम फॉर्मूला हीट जो लॉस करेगा उसका फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू MC डेल्टा T. और यहाँ पर जो आइस होगी वो हीट को गेन कर रही है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू ML. ये लेटेंट हीट यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तब इस्तेमाल करते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. ये वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब टेम्परेचर वेरिएबल हो. तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ हीट, जो हीट कैलोरीमेट्री में भी हम यही पढ़ते हैं, हीट लॉस इक्वल किसके बराबर, किसके इक्वल होगा, हीट गेन बाय आइस, हीट लॉस बाय कॉपर. अब कॉपर जो हीट लॉस करेगा वो होगा MC डेल्टा T के, और हीट गेन बाय आइस कितना होगा, मास ऑफ आइस इनटू में लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर. तो मास ऑफ कॉपर हमें 2.5 गिवन है, स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है 0.4, टेम्परेचर चेंज आप केल्विन में करो या डिग्री सेंटीग्रेड में तो चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है 500. मास आइस का हमें निकालना है और L कितना है 400. तो यहाँ से मास इक्वल टू कितना आएगा 2.5 इंटू में 0.4 इंटू में 500 अपॉन में 400. अब इसको हमें सोल्व करना है तो ये आएगा सोल्व होकर के 1.25 किलोग्राम. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 123, एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कोयल. तो मान लेते हैं एक कोयल ये है और एक कोयल ये है. When connected to alternating current, a source of water in the kettle boils in 10 minutes. तो जब हम फर्स्ट कोयल का इस्तेमाल कर रहे हैं 10 मिनट ले रहा है वाटर को बॉईल करने में. When the other coil using the same quantity, it takes 15 minutes to boil. So how long will it take for the same quantity water to boil if two coils are connected in parallel? यानी कि अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो अब ये कितना टाइम लगेगा उसी सेम अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म करने के लिए. तो इसके लिए मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो होता है T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2. तो T1 इंटू T2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 15 अपॉन में 10 प्लस 20
मतलब 10/15 ये हो जाएगा 150/25, जिसको हम लिख सकते हैं 6, तो आंसर आएगा 6 मिनट। अब ये हुआ कैसे देखो, हमें पता है Q का फॉर्मूला होता है v² इंटू में टाइम t। तो इसमें से जो अमाउंट ऑफ हीट होगा उसको गर्म करने के लिए वो होगा v² इंटू T1। फिर यहाँ पर जो हीट यूज हुई होगी सेम अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होगी उतने ही पानी को गर्म करने के लिए, तो हो जाएगा v² इंटू में T2। और जब हम दोनों कोयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तब जो अमाउंट ऑफ हीट होगा वो इक्वल होगा v² इनका जो R इक्विवेलेंट है इंटू में T जो भी टाइम इसको लगेगा। अब हमें पता है कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, देखो ये मैंने कोयल रिप्रेजेंट किया है, रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, तो R का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ये R1 ये R2। तो यहाँ से R की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, v² Q इंटू T के, R इधर आएगा तो v² T R इधर आकर के Q यहाँ पर नीचे आएगा। तो यहाँ से 1/R की वैल्यू कितनी आएगी, v² इंटू में T, और Q नीचे होगा तो वो आ जाएगा ऊपर। ऐसी R1 की वैल्यू कितनी आएगी, Q v² यहाँ पर आएगा T1 Q v² T2। तो सभी सेम एनर्जी ले रहे हैं और सब सेम पोटेंशियल पे कनेक्ट है, Q/v² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा 1/T इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। और इसी को फर्दर हम रेसिप्रोकल करें तो T की वैल्यू आ जाएगी T1 इंटू में T2 अपॉन में T1 प्लस T2। तो उसी फॉर्मूले का मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना करोगे तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 125 में हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, मतलब इनकरेक्ट। पहला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज विद राइज इन द टेम्परेचर। देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तो ये स्टेटमेंट सही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। सेकंड, पार्टिकल ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन। तो आपने देखा होगा जैसे अगरबत्ती है उसके जो पार्टिकल है वो अपने आप में डिफ्यूज होते रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। तो जैसा आपने धुआ होगा रैंडमली इधर उधर मूव करता रहता है, ये करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल द मैटर रिमेन सेम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के अलावा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेम नहीं होगी। तो ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट है वही है फोर्थ ऑप्शन, जो कि नॉट ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 126, विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये दिया था नील्स बोर ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 134, व्हेन टू बॉडीज मूव यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स ईच अदर, उनके बीच में जो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है वो 6 मीटर पर सेकंड है। मान लो एक बॉडी इधर जा रही है, एक तरफ मतलब दोनों आपस में पास आ रही है, तो लेट इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v2। तो जब ये आपस में पास आ रही होंगी तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएंगी, रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2। जैसे दो कार एक दूसरे के आमने सामने आ रही तो बहुत तेजी से क्रॉस करेंगी, तो उसमें दोनों की स्पीड को प्लस कर लिया जाता है और वो इक्वल होगा इनकी रिलेटिव स्पीड के। अब ये डिस्टेंस डिक्रीज बाय 6 मीटर पर सेकंड, तो 6 मीटर पर सेकंड मतलब ये स्पीड के बारे में बात हो रही है, तो v1 प्लस v2 इक्वल होगा 6 के। फिर सेकंड केस में इन द सेम डायरेक्शन, if both the bodies moving in the same direction with the same speed, the distance between them increases by 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि अब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है सेम स्पीड से। फिलहाल के लिए मैं इसको मान लेता हूँ ये v1 है ये v2 है, सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब अब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी v1 माइनस v2, और एक इसके इक्वल है 4 के। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है, मतलब दो इक्वेशन है, v1 प्लस v2 है 6 और v1 माइनस v2 है 4। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 2v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहीं पे अगर मैं v2 निकालूं तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 माइनस 5 मतलब 1। तो आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 137 थोड़ा बड़ा होगा। अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड L कैरीज करंट I, मतलब हमारे पास कोई स्क्वायर लूप है, इसकी जो साइड है वो है L और करंट फ्लो कर रहा है इसमें I। इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B,
अब आगे हुआ है द सेम करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर कोयल। तो एक सर्कुलर कोयल ले लेते हैं, सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें से पास हो रहा है, लेट इसका रेडियस है आर, सेम पेरीमीटर, लेकिन इसका जो पेरीमीटर है स्क्वायर का और सर्कल का दोनों का सेम है। इसका मतलब ये होगा जैसे इसकी साइड अगर 4L है और इसका रेडियस आर है, तो हमें ये कंडीशन गिवन है कि 4 इंटू एल इक्वल है 2 पाई आर के। 4L क्या है, यह है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और 2 पाई आर क्या है, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो दोनों का इक्वल है। तो 4L की वैल्यू 2 पाई आर के इक्वल है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि रेडियस जो होगा वो इक्वल होगा 4L अपॉन में 2 पाई के। इसको हम आगे यूज करेंगे। अब जो हमारे पास सर्कल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है, बी डैश। तो हमें फाइंड करना है कि बी अपॉन बी डैश कितना होगा। कुल मिलाकर के पहले हम फाइंड करेंगे इस स्क्वायर की मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कल एट द सेंटर, और दोनों का रेशो लेंगे। अब जो फर्स्ट केस है यानी कि स्क्वायर लूप, वो क्या है, 4 वायर का कॉम्बिनेशन। तो अगर मान लो ये 4 वायर हैं, अगर मैं किसी एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ सेंटर पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करके पूरे स्क्वायर की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी सेंटर पर। तो देखो जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये जैसे मान लो कोई फाइनाइट वायर है, तो फाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू में ए। ये फॉर्मूला इन्फिनाइट वायर के लिए, तो ये हम इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। ये किसके लिए, जब वायर इन्फिनाइट होता तो, क्योंकि यहाँ पर ये फाइनाइट वायर है, तो फाइनाइट वायर के लिए इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इन्फिनाइट वायर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम फाइनाइट वायर के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई है साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। अब ए क्या होता है, इस वायर से लेकर के जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वहां से लेकर के परपेंडिकुलर सेपरेशन, मतलब ये है डिस्टेंस। 5 1 क्या है, ये जो एंड एंगल बनाते हैं यहाँ पर 5 1 और 5 2। हालांकि जब स्क्वायर होता है तो 5 1 और 5 2, मतलब 5 1 प्लस 5 2 दोनों 90 डिग्री के होंगे, और 5 1 या 5 2 दोनों इक्वल होंगे 45 डिग्री ईच के, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं वो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और जो ए होगा यहाँ पर वो इक्वल हो जाएगा L अपॉन 2 के। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के ये पूरा साइड L है, तो उसका आधा ही तो है ये A, यानी कि L/2 लेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखें यहाँ पर, देखो दोनों एंगल इक्वल है, 5 1 प्लस 5 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ए की जगह पर कितना है, L अपॉन में 2। और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में साइन 45 डिग्री। इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये 2 से मतलब 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा यहाँ पर। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2। तो यहाँ पुट करेंगे म्यू नॉट आई 2 पाई एल 2 इंटू में 1 अपॉन √2। तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है 1 पोर्शन के लिए है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पर बी टोटल, वो क्या करेंगे 4 इंटू B1, क्योंकि 4 वायर है तो चारों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी, तो 4 टाइम्स हो जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड किसी एक वायर की है। तो 4 इंटू में म्यू नॉट आई अपॉन में, तो स्क्वायर की टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई 4 म्यू नॉट आई अपॉन में √2 पाई एल। अब निकालते हैं सर्कुलर लूप की। तो सर्कुलर लूप के मतलब सर्कुलर रिंग है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू में रेडियस आर। देखो जो यहाँ पर वायर है उसमें तो नीचे पाई आता है, जो सर्कुलर रिंग है उसमें नीचे पाई नहीं आएगा, इस चीज से आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर रेडियस को हम लेंथ के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें रेशो निकालना है, रेशो में ना तो लेंथ है ना एरिया है ना कुछ और है, तो हम उसको हटाएंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 इंटू में रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं 4L अपॉन में 2 पाई। तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो सर्कुलर रिंग है जिसको ये बी डैश बोल रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू
म्यू नॉट आई अपॉन में 4l। अब दोनों का हम लेंगे रेशो, तो बी जो स्क्वायर की अपॉन में बी डैश, यानी कि सर्कुलर रिंग की। तो म्यू नॉट ये है 4 इंटू में म्यू नॉट आई अपॉन में √2 पाई एल अपॉन में म्यू नॉट आई इंटू में पाई अपॉन में 4l। तो म्यू नॉट आई से तो म्यू नॉट आई कैंसिल होगा, पाई जाएगा यहाँ पर, 4 आएगा ऊपर, और एल से एल कैंसिल, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू में यहाँ पर √2 इंटू में पाई। देखो इसको जैसे 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये आएगा 4 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में √2 इंटू में पाई का स्क्वायर, क्योंकि एक पाई ये है और एक पाई ये है, 2 पाई यहाँ पर, तो पाई का स्क्वायर। √2 से √2 कैंसिल कर देते हैं, तो ये बचेगा 4 इंटू 2 इंटू √2 मतलब 8 √2 अपॉन में पाई का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 8 √2 अपॉन में पाई का स्क्वायर। तो इतना बड़ा काम करने से बढ़िया है कि आप इसको याद रखें कि स्क्वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पे वो कितनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर पर, तो उसी से इजीली हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 138, अ बॉल x is thrown vertically upward with speed u. At the same time instant another ball y is released from the height h. At the time t the speed of x relative to y कितनी होगी, v x y हमें फाइंड करनी है, वो कितना होगा और किसी t टाइम पर। तो देखो जब ये बॉल ऊपर जा रही है, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा क्योंकि फ्री फॉल मोशन है ये, तो हम लिख सकते हैं एट टाइम t। देखो तीन इक्वेशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as मतलब प्लस 2as। तो एट टाइम t अगर मैं x की स्पीड देखूं तो वो कितनी होगी, vx इक्वल टू यू माइनस जी टी। इनिशियल स्पीड हमें u गिवन है, g एक्सेलरेशन t टाइम है, तो ये हो जाएगी vx। और जब ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो इसकी इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो y बॉल है उसकी जो स्पीड होगी आफ्टर टाइम t, ये तो हो गया 0। तो एक्सेलरेशन कितना g और टाइम कितना t, लेकिन क्योंकि इसमें डाउनवर्ड मोशन है तो स्पीड जो होगी वो रहेगी माइनस। अब vx माइनस vy यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, यही u माइनस जी टी माइनस vy मतलब जी टी, तो gt से gt कैंसिल होगा, हमें मिलेगा u ओनली। तो थर्ड का मतलब इसमें ऑप्शन सही होगा थर्ड, u। क्वेश्चन नंबर 139, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर श्रिंकिंग बाय 1% डेंसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा। देखो जो नया रेडियस है r, अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस r है तो अब 1% का श्रिंक आ गया, मतलब पहले अगर r था तो r में से हम माइनस कर देंगे 1%, यानी कि 1/100। तो इसको आप 99 अपॉन 100 इंटू आर भी लिख सकते हैं। अब देखो जो g होता है उसकी वैल्यू होती है जी एम अपॉन में आर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मास तो चेंज हो रहा होगा, रेडियस चेंज हो रहा है, लेकिन डेंसिटी सेम रहेगी। तो इसको मैं डेंसिटी के टर्म में अगर लिखूँ तो स्फेरिकल अर्थ है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू में आर की क्यूब। तो g अपॉन में आर का स्क्वायर इंटू में डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब। आर स्क्वायर से आर की क्यूब जाएगा तो हमें मिलेगा g इक्वल टू जी या 4/3 पाई रो जी आर। लेकिन जो g डैश होगा, g डैश वो कितना होगा, 4/3 पाई रो जी, ये सब तो सेम है, सेम रहेंगे, कांस्टेंट है। यहाँ पर आ जाएगा r डैश और ये होगा 4/3 पाई रो जी। आर डैश की वैल्यू कितनी, 99/100 इंटू में r, तो 99/100 4/3 पाई रो जी आर। ये हो गया नया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डैश, या फिर 99/100 का मतलब है 0.99, और 4/3 पाई रो जी आर किसके बराबर है, जी के।
अब आप ये देखिए, पहले अगर g था एक्सीलरेशन तो अब वो 0.99 ही बचा है, मतलब पहले से कम हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा लेस देन g, यानी कि ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 141, a block moving up an inclined plane of 30 degree with velocity 5 मीटर पर सेकेंड stops after 0.5 सेकेंड। और इस पर ब्लॉक है जो कि ऊपर जा रहा है और 0.5 सेकेंड बाद ये रुक गया। देखो, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसमें जो v होगा u प्लस ए टी के इक्वल होगा। फाइनली वो रुक गया तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी? 0। इनिशियल स्पीड हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे और टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो आएगी -5/0.5 या फिर 50/5 -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। देखो जो ये मास है इसका, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो mg, इधर वाला होता है cos थीटा जिससे एंगल बनाता है, और इधर वाला आएगा mg sin थीटा। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ होगी? नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर की तरफ रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन मतलब r। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में r इक्वल टू होता है mg cos थीटा के नॉर्मल रिएक्शन, और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है म्यू इंटू में r। हमें निकालना क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना, मतलब म्यू निकालना है। तो f इक्वल टू म्यू इंटू में r को हम लिख सकते हैं mg cos थीटा। तो अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर पाए तो हम म्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब जो एफ नेट होगी ऊपर की तरफ, एफ नेट जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, वो इक्वल होगी mg sin थीटा और प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि F, क्योंकि ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में F ऊपर लग रही है, तो हम लिख सकते हैं ma इक्वल टू mg sin थीटा प्लस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाए? म्यू mg cos थीटा। मास सब में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आएगा? g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। हमें तो म्यू की वैल्यू निकालनी है, सो म्यू जी cos थीटा इक्वल टू कितना होगा? a माइनस जी साइन थीटा, और इसको डिनोमिनेटर में अगर हम लिया है तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा a माइनस जी साइन थीटा अपॉन में यहाँ पर ये आएगा g cos थीटा। तो इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इन सब वैल्यू को पुट करते हैं। देखो एक्सेलरेशन माइनस साइन का बस ये मतलब है कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो मैं उसका मैग्नीट्यूड लूंगा 10 माइनस जी की वैल्यू 9.8, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और फिर जी यानी कि 9.8 और cos 30 डिग्री मतलब √3/2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आएगा 0.6। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 146 है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जोइन इन पैरेलल, मतलब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, लेट ये R1 और ये R2, तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो है 6/5 ओम। अब बोल रहा है when one of the resistance is broken the effective resistance become 2 ओम। तो इनमें से अगर मैं एक को ब्रेक कर देता हूँ, मान लो इसको हटा दिया मैंने, तो हमारे पास सर्किट में क्या बचा? खाली R1। और अब जो रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर वो किसके बराबर होगा? देखो और कुछ तो है नहीं, तो वो R1 के ही इक्वल होगा, तो वो कितना होगा? 2 ओम। तो एक तरह से हमें R1 की वैल्यू दे दी गई है और पूछा है कि जो दूसरा रेजिस्टेंस यानी कि R2 वो कितना होगा। हमें पता है 1/R पैरेलल फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो RP मतलब पैरेलल वाला, वो तो हमें पता है 6/5 है। R1 कितना है? 2, R2 हम निकाल लेंगे यहाँ से अपॉन में 2 प्लस R2, तो 12 प्लस 6 R2 इक्वल टू 5 इंटू 10 मतलब 10 R2 आएगा ये। तो 12 इक्वल टू कितना होगा? 10 माइनस 6 मतलब 4 R2 के, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/4 मतलब 3 ओम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 ओम। क्वेश्चन नंबर 149 है, द पावर ऑफ लैम्प इज 2 किलोवाट। 2 किलोवाट को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं वाट में। द अमाउंट ऑफ वाटर लीटर में बताना है कि जो वो रेज करेगा इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर पानी ऊपर ले जाना है, तो कितना टाइम 1 मिनट, टाइम भी दिया हुआ है 1 मिनट है, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितने लीटर पानी ऊपर ले जाएगा? देखो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम,
टाइम हमें पता है, एनर्जी क्योंकि यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहा होगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा mgh, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसमें। तो अगर हम मास फाइंड कर पाए कि कितना मास ऊपर जा रहा है वाटर का, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू मतलब हम निकाल पाएंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी। और डेंसिटी वाटर की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एक तरह से अगर हम मास फाइंड कर पाए तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। तो अगर मास का फॉर्मूला देखें वो हो जाएगा पावर इंटू में टाइम अपॉन में जीएच। पावर की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 3, टाइम है 60 सेकेंड अपॉन में जी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू भी कितनी है 10। तो यहाँ से जब हम मास फाइंड करेंगे तो मास आएगा 1200 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए मास को डेंसिटी के डिवाइड करेंगे तो 1200 अपॉन में 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा वॉल्यूम 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी 1.2 मीटर क्यूब आएगा। अब 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, तो जो वॉल्यूम होगी लीटर में वो आएगी 1.2 इंटू में 1000, या इसको आप 1 2 देखो एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कैंसिल होगा, 1200, और क्योंकि लीटर में निकाल रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे हम लीटर। तो वॉल्यूम आएगी 1200 लीटर, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 115, अ कॉपर रोड एंड स्टील रोड। तो मान लो ये कॉपर है और यहाँ पर स्टील रोड ले रहे हैं, आर हैविंग द लेंथ ऑफ LC एंड LS, इनकी लेंथ है सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ इज एट द सेम टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों ही केस में वो इक्वल है। अगर कोफिशिएंट है अल्फा सी और अल्फा एस, मतलब यहाँ पर अल्फा सी और यहाँ पर अल्फा एस इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट है, तो हमें बताना है द लेंथ आर रिलेटेड, मतलब अल्फा और एल में रिलेशन बताना है। तो देखो जो चेंज इन लेंथ है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू में एल इंटू में चेंज इन टेम्परेचर। सिंस दोनों ही केस में ये बोला गया है सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ इज एट सेम ऑल द एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब कोई भी टेम्परेचर आप लो तो उनमें जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया डेल्टा एल कॉपर का लो या स्टील का लो दोनों इक्वल होगा, डेल्टा टी भी दोनों में इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं अल्फा इनवर्सली किस पर डिपेंड कर रहा होगा, यहाँ पर लेंथ पर। या अगर मैं इसी की कंडीशन मानूं कि डेल्टा एल ऑफ कॉपर इक्वल होगा डेल्टा एल ऑफ स्टील के, तो देखो ये अल्फा कॉपर एल ऑफ कॉपर चेंज इन टेम्परेचर तो दोनों में इक्वल है, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्टील एल ऑफ स्टील और चेंज इन टेम्परेचर दोनों में सेम है, हटा दो इसको। तो एल सी अपॉन एल एस कितना आ जाएगा, एल सी अपॉन में एल एस वो होगा अल्फा एस, ये डिनोमिनेटर में जाएगा अल्फा सी। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्फा इनवर्सली एल पर डिपेंड करेगा, ये भी लिख सकते थे अल्फा एल इनवर्सली डिपेंड करेगा अल्फा पे, तो एल ऑफ सी यहाँ पर है तो अल्फा सी नीचे आया है। तो इस हिसाब से ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।